हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल पर स्वागत है। आज आपको बता दें, हम एक ऐसे टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है दिव्यांगता, जिस पर हर बार क्वेश्चन बनते हैं। निश्चित होता है कि उस पर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, चाहे आपका टेट हो, सुपर टेट हो, एस टेट हो या फिर आपका NC टेट हो। यानी आप एजुकेशन के फील्ड में हैं, शिक्षा के फील्ड में हैं या शिक्षक के फील्ड में हैं, तो आपको दिव्यांगता से रिलेटेड हर बार टॉपिक मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको दिव्यांगता के टॉपिक पर कहीं भी कुछ भी सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल मान के चलिए, क्योंकि ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं रहेगा जिसको इस वीडियो के माध्यम से कराया ना जाए। तो चलिए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं तथा जानते हैं कि क्या है दिव्यांगता और क्या है इसकी योजनाएं, क्या है सरकार के द्वारा प्रबंधन। क्योंकि जब भी हम कोई बड़ी लेवल का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे ये भी पूछ लिया जाता है कि क्या क्या योजना है। योजना का नाम दिया जाता है और पूछ लिया जाता है ये किसके लिए है, बालिकाओं के लिए, दिव्यांगताओं के लिए या फिर विद्यार्थियों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। इस तरह तो हमें क्या करना है कि योजनाओं को लेते हुए हम विगत वर्षों के क्वेश्चनों को भी लेंगे तथा हम वो भी प्रावधान लेंगे जो भी इनके लिए कराए गए हैं। तो यानी दिव्यांगता से संबंधित कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जो आपको कराया ना जाए। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वर्तमान में ये आपके लिए आवश्यक है दिव्यांगता टॉपिक। क्योंकि ऐसा कोई भी आपको टॉपिक नहीं मिलेगा जिसको यहाँ पे कराने की कोशिश यानी कराया ना जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिव्यांगता से संबंधित योजनाएं। तो पहले हम योजना की बात करें तो ये योजना है दिशा योजना। अगर दिशा योजना की बात करें तो इसमें आयु वर्ग जो लिया गया है वो क्या लिया गया है आपका। दिशा योजना में आयु वर्ग 0 से 10 वर्ष के, क्योंकि पूछा जा सकता है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में कि दिशा योजना में बच्चों की आयु होती है, तो आपको याद रखना है 0 से 10 वर्ष। और ये किस प्रकार की होती है, ये 4 प्रकार की क्या करता है, विकलांगताओं से युक्त है दिशा योजना। नेक्स्ट चलते हैं पॉइंटों में, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही बनेंगे। अगर इस योजना के लक्ष्य की बात करें तो ये क्या करता है, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत समाहित है तथा यह 0 से 10 वर्ष के आयु समूह वाले व्यक्तियों के लिए बाल्यकाल से ही चिकित्सा प्रशिक्षण और उनके परिवार के सदस्यों के लिए सहायता दायी क्या करता है, ये जो सहायता कर सकता है विकलांगों की वो सहायता करता है, चाहे उसके लिए उन्हें क्या करें, शीघ्र हस्तक्षेप उपलब्ध कराया जा सकता है। यानी जो विकलांग विद्यार्थी है, विकलांग बच्चा है, उसके जीवन में क्या करता है, ये हस्तक्षेप करता है, यानी उसको प्रोग्रेस करने के लिए ये लाभदायक है। दिशा योजना, दिशा का मतलब डायरेक्शन, योजना का मतलब आपको पता ही है। तो हमें क्या करना है, याद रखना है, डायरेक्शन प्रदान करता है विकलांगों को, दिव्यांगों को। नेक्स्ट देखिए विकास। इसमें क्या है कि ये दिन में देखभाल की योजना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें आपको दिन में कोई ना कोई उनकी केयर के लिए आवश्यक है। तो याद रखना, विकास, बच्चे का विकास कब होगा, जब हम उसका देखभाल करेंगे। तो विकास योजना किससे जुड़ी है, देखभाल से, जिसका उद्देश्य क्या है, 10 वर्ष या उससे अधिक आयु के विकलांगों में अंतर्वैयक्तिक और रोजगार परक कौशल की वृद्धि करना। अंतर्वैयक्तिक और रोजगार परक दोनों ही कौशलों की क्या करता है, ये वृद्धि करता है तथा उन्हें अवसरों का विस्तार कराना है। समर्थ योजना, ये समर्थ बनाएगी। तो इसमें क्या रखा गया है, समर्थ योजना में अनाथों अथवा लावारिस और संकटग्रस्त परिवारों और BPL, इसमें ये बात याद रखनी है कि इसमें 2 शामिल हैं, BPL और एक है आपका LIG। परिवारों से आने वाले विकलांगजनों और ऐसे निराश्रितों को राहतकारी देखभाल उपलब्ध कराना, यानी सामर्थ्यवान बनाना है उन्हें। कैसे कि जिस तरह एक सामान्य व्यक्ति जी रहा है उसी तरह उन्हें भी उसी पायदान पर लाना है। तो इसमें याद रखना कि इसमें पूछा जा सकता, सामर्थ्यवान योजना में BPL और LIG परिवारों को के विकलांगजनों को शामिल किया गया है। ये बात इसमें बस मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
अब है आपका घरौंदा, वयस्कों के लिए सामूहिक गृह। याद रखना कि घरौंदा क्या है। वयस्कों के लिए सामुदायिक गृह, बच्चों के लिए सामूहिक गृह, महिलाओं के लिए सामूहिक गृह, या इस तरह से आपके सामने आपकी MCQ क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको याद रखना है कि घरौंदा योजना का उद्देश्य स्वयं परायणता, मस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहुनिशक्तता व्यक्तियों को आजीवन आवास की, याद रखना है इसका नाम क्या है, घरौंदा। तो यानी ये घर प्रदान करती है। घरौंदा का मतलब है घर। ये क्या करती है, घर प्रदान करती है। किसको लिए, वयस्कों के लिए। घर भाई किसको प्रदान किया जा सकता है, जो अपने आप उस घर में कर खा ले, यानी अपने आप उस घर में रह सके तथा क्या कर सके, इतना सक्षम हो कि वो उस घर में रह सके। छोटे बच्चे तो रह नहीं सकते अकेले, तो इसलिए क्या करती है, याद रखना घरौंदा मतलब घर, और घर किसको प्रदान किया जा सकता है, जो घर में रह सकता है। तो यानी ये किसके लिए है, वयस्कों के लिए है, और उन्हें उत्तम सुविधा देती है, और इन्हें क्या करती है, प्रोफेशनल डॉक्टर की भी सुविधा उपलब्ध कराती है। यानी जो आवश्यकता होती है वो उनकी पूरी करती है। बस एक बात याद रखनी है, घरौंदा यानी घर किसके लिए है, वयस्कों के लिए। निरामय योजना, इस योजना का उद्देश्य क्या है, स्वयंरायणता यानी मस्तिष्क। इसका भी यही है कि जो निःशक्त हैं उन्हें क्या करना, स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। इन्हें कम कीमत पर क्या करना है, याद रखना, स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है निरामय योजना का उद्देश्य। नेक्स्ट चलिए, सहयोगी योजना। इस योजना का जो उद्देश्य है वो है हमारा, ये क्या करती है, लक्ष्य प्रशिक्षण प्रदान करती है। यानी ऐसा प्रशिक्षण प्रदान करती है जो आवश्यक हो, जो उनके लक्ष्य में सहायक हो। तो ये क्या करती है, लक्ष्य प्रशिक्षण प्रदान करती है। क्या है, सहयोगी योजना। यानी हम किसी का सहयोग क्यों करते हैं, क्या, जिससे वो अपने टारगेट पर पहुंच जाए या अपने लक्ष्य पर पहुंच जाए। तभी तो हम किसी के सहयोग या मदद करते हैं, कि जिससे कि वो, अगर जैसे सपोज करो कि विकलांग व्यक्ति है और उसे क्या है, रोजगार की आवश्यकता है, तो हमने क्या किया, उसे कोई ऐसा प्रशिक्षण प्रदान किया जिससे उसे रोजगार मिल जाए। तो ये क्या हुआ, लक्ष्य प्रशिक्षण। तो सहयोगी योजना क्या है, लक्ष्य प्रशिक्षण है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट योजना वो है ज्ञान प्रवाह योजना। अगर इस योजना की बात करें तो ये क्या होती है, स्नातक पाठ्यक्रम तक का होता है इसमें, और व्यावसायिक पाठ्यक्रम होते हैं, और रोजगार परक प्रशिक्षण होता है। वो लक्ष्य प्रशिक्षण था, यहाँ क्या है, रोजगार परक प्रशिक्षण है। यहाँ पे हम ऐसा कोई भी प्रशिक्षण दे सकते हैं जो उसे रोजगार दे। वहाँ पे क्या है कि वो जो चाहता है वो उसे मिल सके। नेक्स्ट चलिए, वो है प्रेरणा योजना। इस योजना में क्या होता है कि ये विपणन योजना है, और जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत क्या करना है, समादृत विकलांग व्यक्तियों के द्वारा निर्मित उत्पादों व सेवाओं की बिक्री के लिए। याद रखना, प्रेरणा योजना क्या करती है कि जो विकलांग उत्पादकता है, या विकलांग आपके जो हैं वो अगर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई उत्पाद बनाते हैं, तो उसकी बिक्री में ये सहायक है। तो यानी ये प्रेरणा क्या करती है, उन्हें मोटिवेट करती है उनके किए हुए कार्य को मार्केट तक लाने में। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट और कौन कौन सी योजनाएं हैं, क्योंकि हमें योजनाएं सारी देखनी होंगी, चाहे उनके की पॉइंटों में ही उन्हें देखें। संभव योजना, संभव क्या है, ये क्या करती है कि यहाँ पे देखते हैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड। तो ये क्या है, जनगणना 2000 जनसंख्या जो जनगणना है वो 2011 की है। इसके अनुसार क्या है, 50 लाख से अधिक है। क्या अधिक है, वो है संसाधन केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जो किन के लिए सहायक होंगे, विकलांगों के लिए। इसमें कौन कौन सी सामग्री होगी, उपकरण होंगे, सॉफ्टवेयर होंगे एवं अन्य सामग्री समाहित होगी, और उनको प्रदर्शित करने तथा चलाकर दिखाने का प्रावधान है। यानी जो भी नए उपकरण हैं, नए मार्केट में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या वो विकलांगों को आती हैं, क्या विकलांग उनमें इतने सक्षम है करने में, तो क्या है, ये विकलांगों को आज के समय से जोड़ने का प्रयास है। इसीलिए इसका नाम है संभव योजना, यानी संभव करा जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, बढ़ते कदम योजना। यानी यहाँ पे क्या है कि न्यास की पंजीकृत संस्था से ऐसी गतिविधियों को संचालन करने में मदद करेगी जो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत आने वाले विकलांगों के बारे में जागरूकता फैलाएगी।
क्योंकि विकलांगों को क्या होता है, हीन दृष्टि से देखा जाता है, जबकि विकलांग भी क्या है, सामान्य से भी कई गुना बेटर कर जाते हैं। तो बढ़ते कदम यानी इन्हें क्या करना है, हमें आगे बढ़ाना है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं सुगम भारत योजना। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे हम ज़्यादा लेंथी या ज़्यादा मतलब इसके सारे पॉइंटों को कवर करेंगे तो हो सकता है टॉपिक बड़ा हो जाए, मगर हमें क्या करना है कि इसे कवर करना ही करना है। सुगम भारत अभियान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा शुरू किया गया है। अगर ये पूछा जाए कि सुगम भारत किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये है हमारा कौन सा मंत्रालय है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इस अभियान की अगर बात करें, शुरुआत की, तो ये भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 3 दिसंबर 2015 को विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर किया गया है। 3 दिवस पर क्या है, 3 दिवस 1915 को ये किया गया है। तो हमें यहाँ से क्या मिला, एक और चीज़ मिली कि वो है 3 दिसंबर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। 3 दिसंबर क्या है, याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है विकलांगता अंतर्राष्ट्रीय दिवस 3 दिसंबर। क्योंकि ऐसे याद रखिए, 3 यानी जो विकलांग होता है उसके कुछ ना कुछ क्या होता है, वो सामान्य से अलग होता है। तो सामान्य के कितने हाथ पैर होते हैं, 4। तो इस तरह से याद रखिए 3 यानी 3 दिसंबर। तो अगर ऑप्शन में एक ही जगह 3 होगा तो आपके इस तरह इस ट्रिक से याद रहेगा। चलते हैं सुगम भारत अभियान का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के जीवन के सभी क्षेत्रों में भागीदारी करने के लिए समान अवसर एवं आत्मनिर्भर जीवन प्रदान कराना है। यानी ये क्या करता है, समान अवसर भी देता है तथा आत्मनिर्भर जीवन भी प्रदान कराता है। अगर बात करें सुगम भारत अभियान क्या है, ये भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना एवं संचार परिस्थिति तंत्र विकसित करने के केंद्रित है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। दिव्यांगजन यानी समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी, यानी इनको हम अलग नहीं कर सकते, इनकी भागीदारी आवश्यक है। अधिनियम 1995 की धारा याद रखना, 44, 45, 46 के अंतर्गत परिवहन निर्मित वातावरण में गैर भेदभाव का प्रावधान है। यानी इनके साथ आप किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते, ये कहा जा रहा है इसमें। वो कौन सी धारा है, 44, 45 और 46 1995 के अधिनियम की। तो याद रखिएगा 1995 के अधिनियम के अंतर्गत इनमें किसी प्रकार का हम भेदभाव नहीं कर सकते। सुगम भारत अभियान के अंतर्गत द्वारा दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग का लक्ष्य एक समावेशी समाज विकसित करना है। आपको बताइए कि अभी शिक्षा की कौन सी धारा चल रही है, समावेशी शिक्षा। तो हमें क्या करना है, समावेशी समाज विकसित करना है, और इसीलिए हम समावेशी शिक्षा का भी कॉन्सेप्ट लाए, क्योंकि अगर हमें कोई चीज़ समाज में स्थापित करनी है तो वो का सबसे प्रबल अगर कोई साधन है, अगर सबसे प्रबल कोई तेज़ी से कोई कर सकता है वो काम, तो वह है शिक्षा। तो इसलिए हमने समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट लिया है। क्योंकि उसमें समावेशी शिक्षा में याद रखना, सामान्य और विशिष्ट दोनों विद्यार्थियों को समान कक्षा में बैठाकर प्रशिक्षण दिया जाता है, केवल उनकी आवश्यकताओं को ध्यान रखा जाता है। याद रखना, विशिष्ट विद्यार्थियों की क्यों या विद्यार्थी की आवश्यकता क्यों, क्योंकि शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है, छात्र है। तो हम आवश्यकता तो सामान्य या विशिष्ट दोनों की ही ध्यान में रखकर चलते हैं पढ़ाते टाइम। निर्मित वातावरण सुगम्यता, परिवहन प्रणाली सुगम्यता, सूचना और संचार को इको प्रणाली सुगमता भारत अभियान के अवयव हैं। अगर इसके अवयव की बात करें यानी इसके घटकों की बात करें तो वो कौन कौन से हैं आपके, सब चीज़ की सुगमता ही सुगमता है। यानी निर्मित वातावरण सुगमता, परिवहन प्रणाली सुगमता, सूचना एवं संचार इको प्रणाली सुगमता, यानी जो भी सूचना और संचार है वहाँ पे क्या हो, पर्यावरण प्रणाली की सुगमता हो। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, वो है सुगम्य भारत अभियान विकलांग व्यक्तियों के लिए गरिमा और स्वतंत्रता के साथ सार्वजनिक और निजी
सुविधाओं का उपयोग करने के लिए एक समान अधिकार प्रदान कराता है, क्योंकि इन्हें क्या करना है, हमें समाज से काटना नहीं है, इन्हें समाज से जोड़ना है। तो उसके लिए हमने क्या करा है कि समान अधिकारों का प्रावधान रखा है। नेक्स्ट चलते हैं, वो है निर्मित वातावरण सुगमता के अंतर्गत इमारतों के साथ गलियारों, फुटपाथों, यानी इसमें क्या है कि कहीं पर भी किसी भी तरह, यानी किसी भी तरह कहीं पे भी क्या हो, अगर किसी भी तरह की रुकावट आ रही है तो उसे दूर करने का प्रावधान है, तभी इसका नाम है सुगमता। सुगम्य भारत अभियान के लक्ष्य की अगर बात करें तो इसने क्या क्या लक्ष्य रखे हैं उन्हें हम देख लेते हैं, क्योंकि लक्ष्य महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण, सरकारी इमारतों की सुगमता जांच करना, उन्हें पूर्ण सुगम्य इमारतों में बदलना है। दूसरा देखिए, क्योंकि दिव्यांगजनों को क्या तरह सरकारी इमारतें ही अधिकतर मिलती हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीयों के स्वामित्व वाले सार्वजनिक परिवहन वाहनों की सुगमता जांच करना, उन्हें पूर्ण सुगम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक परिवहन वाहनों में बदलना है। नेक्स्ट देखिए, सरकारी वेबसाइटों एवं सभी सार्वजनिक दस्तावेजों केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों के 50% की सुगमता जांच करना तथा मार्च 2017 तक उन्हें पूर्ण करने से सुगम और वेबसाइट पर दस्तावेजों में परिवर्तित कर देना, यानी उन्हें पूर्ण स्वयं क्या करना, हमें सुगम भी बनाना तथा उनकी जो रिपोर्ट है उसको सरकारी साइट पे दस्तावेजों के रूप में परिवर्तित कर देना है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म बताई जा रही है, कुछ एक्ट बताए जा रहे हैं। आपको जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक की बात करें तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप घबराएं नहीं, बस आराम से इस PDF को की चिंता छोड़कर केवल और केवल ध्यान से सुने, क्योंकि इन्हें जितना आप देखने के साथ सुनते हैं कोई चीज़ तो वो हमारे माइंड में जल्दी फिट होती है। अगर उसकी पिक्चर भी है साथ में हम उसे सुन भी रहे हैं तो आपका दोनों ही काम वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे होते हैं। तो आप क्या करें कि बस इसे सुनते रहें। मैं इन वीडियो को पार्टों में बांट दूँगी जिससे कि वीडियो काफ़ी लंबा नहीं होगा। तो आप बात करते हैं हम CWSN की, तो क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो पूर्ण रूप है। तो इसका पूर्ण रूप क्या है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ये इसका पूर्ण रूप क्या है, क्योंकि ये आ भी चुका है आपका UP टेट आपका 6 to 8 में। याद रखना, जो आपका जूनियर का एग्ज़ाम है, जूनियर का शिक्षक भर्ती परीक्षा है, उसको भी वही आयोग बनाएगा जो टेट बनाता है। तो अगर टेट वाला पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपका जूनियर में भी वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लगा के आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि उसने यूनिट रखी है दिव्यांगता, यानी उसने कुछ नहीं कहा कि दिव्यांगता का मुझे ये पूछना है, खाली कहा रखा है सिलेबस में दिव्यांगता। तो आपको याद रखना है कि दिव्यांगता केवल वर्ड दिया है, तो दिव्यांगता से कितने भी क्वेश्चन रिलेटेड हों वो सब हमें पढ़ने पड़ जाएंगे। तो बात करते हैं इसमें क्या है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, क्योंकि भाई उनकी स्पेशल नीड होती है, सामान्य से अलग उनकी नीड होगी। सामान्य तो कहेगा कि क्या करें आप थोड़ा तेज बोलें, मैं पीछे बैठा हूँ, जबकि आपका दिव्यांग विद्यार्थी को हो सकता है कि बिल्कुल ही सुनाई ना दे रहा हो। तो उसके लिए हो सकता है हम सुनने वाली मशीन लगाएं, उसको क्लास में सबसे आगे बैठा के निकालें। तो इस तरह से क्या है, उनकी स्पेशल नीड है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम। अगर इसकी बात करें तो ये कब पारित हुआ है, 1987 में, 1987 में पारित हुआ है। बात करते हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, पॉइंट चल रहा है। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम यानी ICI एक्ट वर्ष 1992 में पारित हुआ तथा 22 जून 1993 में लागू हुआ। ये भी याद रखना कि ये पारित कब हुआ है, 92 में, लागू कब हुआ है, 22 जून 1993 में लागू हुआ है ICI एक्ट। विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम PWD, विकलांग व्यक्तियों के लिए क्या अधिनियम है, वो है PWD।
एक्ट वर्ष 1995 में पारित हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, यह अधिनियम 7 फरवरी 1996 में लागू हुआ। जो PW एक्ट है वो आपका क्या है कि 7 जनवरी 1996 में लागू हुआ, जबकि 95 में ये पारित हुआ। इसके अंतर्गत 7 प्रकार की विकलांगता आती है। इसने 7 प्रकार की विकलांगता को रखा है। अब तक हमने 2 योजनाओं में 4 प्रकार की विकलांगताएं पढ़ रखी हैं, इसने मगर 7 बताई हैं। पहली कौन सी है पूछी जा सकती है, PWD ने विकलांगता रखी हैं 4, 7, 6, 8 इस तरह। तो आपको याद रखनी है 4 रखी हैं। तो पहली है आपकी अंधत्व, अल्पदृष्टि, श्रवणबाध, मानसिक विकलांगता, मानसिक रोग, गामक बाधा और आपका है कौड़ उपचरित, यानी 8 प्रकार की इसमें विकलांगताओं को रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, 16 दिसंबर 2016 को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 पारित हुआ। कब हुआ केवल याद रखना है, 16/16/16, यानी 16 दिसंबर 2016 को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 पारित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, यह वर्ष 1995 के विकलांग व्यक्ति अधिनियम का स्थान लेगा। जो 1995 में विकलांग व्यक्ति अधिनियम था उसी का स्थान कौन लेगा, आपका दिव्यांगजन अधिकार विधेयक 2016 लेगा। क्योंकि अब हम विकलांग इन्हें नहीं बोलते। विकलांग का मतलब होता है कमजोर, और जबकि दिव्यांग का मतलब होता है विशिष्टांग। ठीक है, तो इसमें 21 प्रकार की क्षमताओं को शामिल किया गया है। आपका विकलांग व्यक्ति अधिनियम में विकलांग बच्चों के लिए क्या है, ये 6 से 18 वर्ष तक की निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, याद रखना, क्योंकि पूछा जाता है कि विशिष्ट विद्यार्थियों की आयु सीमा है। तो आपको पता है 6 से 14 वर्ष नॉर्मल सामान्य व्यक्तियों की कितनी है, 6 से 14 वर्ष ये होगी सामान्य की, जबकि विशिष्ट की क्या है 6 से 18 वर्ष, यानी इन्हें 2 साल जिन्हें क्या होता है कि यहाँ पे 4 साल एक्स्ट्रा दी जाती हैं। तो याद रखना है इनकी आयु को माना गया है 6 से 18 वर्ष। अगर ये पूछा जाए तो ये कहाँ से लिया गया, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 से। सरकारी प्रतिष्ठानों में विकलांगों के लिए आरक्षण सीट, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है तो आप टिक लगा लीजिए। आरक्षण की सीट कितनी है, 3% से बढ़ाकर 4% कर दी गई है आरक्षण सीट। नेक्स्ट देखिए, 40% का उससे अधिक किसी भी प्रकार की क्षमता वाले व्यक्ति को विकलांग या दिव्यांग कहा जा सकता है। ये भी पूछा गया कि कितने प्रतिशत क्या हो, अक्षमता हो, तब हम उसे दिव्यांग या विकलांग कहेंगे। आपको याद रखना है कि 40% क्या हो, अक्षमता हो, तब हम उसे दिव्यांग या विकलांग कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम वर्ष 1999 में पारित हुआ। जो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम है वो कब पारित हुआ है, 1999 में पारित हुआ है। इसे हस्तक्षेप में NDA एक्ट 1999 भी कहा जाता है। अगर इसके संक्षेप में बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, अगर हम इसको संक्षेप में बोलें शॉर्टकट में तो इसे बोलते हैं NDA एक्ट 1999 भी कहा जाता है। यह अधिनियम 4 प्रकार के विकलांगों के लिए है, क्योंकि हम ऊपर पढ़ चुके हैं इसको। तो इसमें भी क्या था, ये 4 प्रकार की विकलांगताओं के लिए है। कौन कौन सी 4 प्रकार की विकलांगता है, पहली है स्वालीनता, दूसरी है प्रमस्तिष्क पक्षाघात, तीसरी है मानसिक विकलांगता, चौथी आपकी बहु विकलांगता। तो इस तरह से क्या है, 4 प्रकार की विकलांगताओं में शामिल है। विकलांगों के लिए राष्ट्रीय नीति 10 जनवरी 2006 को पारित हुआ। तो विकलांगता है, विकलांगों के लिए राष्ट्रीय नीति क्या है, ये 10 जनवरी 2006 को पारित हुआ। अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो वह है राष्ट्रीय विकलांग संस्थान। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप कहीं पर भी नोट डाउन कर सकते हैं। राष्ट्रीय विकलांग संस्थान ये कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान ये कहाँ पे है, हमारा देहरादून में है। क्योंकि ये दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप देख ही पा रहे हैं, 2 बार आ चुका है आपका यूपी टेट में 2013 और 2018 में। राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान,
तो ये हमारा कहाँ पे है, देहरादून में है। जबकि राष्ट्रीय विकलांग संस्थान कहाँ पर है, दिल्ली में। अगर दृष्टि की बात करें, ऐसे याद रखना, आंखें किसने दी हैं, देहरादून ने। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब हम कुछ ऐसे टॉपिकों पॉइंट महत्वपूर्ण वो लेंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, पर थोड़े से और टॉपिकों के बाद। देखिए, राष्ट्रीय आपकी एथोपेटिक विकलांग संस्थान, ये कहाँ पे है आपका, कोलकाता। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, ये कहाँ पे है, सिकंदराबाद। याद रखना, ये कहाँ पे राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, वो है हमारा सिकंदराबाद। राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, वो कहाँ पर है, बम्बई। यानी सुनने का काम बम्बई का है, देखने का काम देहरादून का है। अगर बात करें कि इनको रखता कौन है, तो वो दिल्ली है। राष्ट्रीय दिव्यांग संस्थान या राष्ट्रीय दिव्यांग मुख्यालय वो दिल्ली है, याद रखना। राष्ट्रीय पुनर्वास तथा अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है, कटक में है, याद रखना। राष्ट्रीय पुनर्वास तथा अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है, कटक में है। राष्ट्रीय बहुविकलांग असक्तिकरण संस्थान, ये कहाँ पे है, बहुविकलांग, बहुत सारी विकलांगता है, बहुविकलांग सशक्तिकरण, यानी उनको सशक्त बनाना है, तो वो कहाँ पर बनाएंगे, हम उन्हें चेन्नई में बनाएंगे। राष्ट्रीय बहुविकलांग सशक्तिकरण संस्थान, तो वो हमारा हो जाएगा चेन्नई। 3 दिसंबर 2015 को सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत की गई। जो 3 दिसंबर है उसको ही हमने क्या किया, सुगम भारत की शुरुआत की। 3 दिसंबर 2015 को पूछी जा सकती है डेट, क्योंकि 3 दिसंबर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है। 3 दिसंबर 2015 को हमने सुगम भारत अभियान की शुरुआत की। अगर बात करें दिव्यांगजनों के अधिकार से संबंधित संयुक्त राष्ट्र अभिसमय को भारत ने वर्ष 2007 में स्वीकार किया। तो जो हमारा ये वाला प्रावधान है दिव्यांगजनों के लिए, वो हमने कब स्वीकार किया, UN ऐसे आता है, शॉर्टकट में पूछा जाता है, ये अधिकतर है। UNCRDP को हमने भारत ने कब स्वीकार किया, तो 2007 में। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द पर्सन विद द डिसेबिलिटी। याद रखना, इसके फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है और इसकी ईयर भी पूछी जा सकती है कि भारत ने इसे कब स्वीकार किया, तो 2007 में भारत ने इसे स्वीकार किया। अब बात कर लेते हैं कुछ टॉपिकों पे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी ऐसे प्रश्नों को लेंगे जो परीक्षा में, विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछने की संभावना है। तो सुगम भारत अभियान किसके लिए चलाया गया, तो आपको पता ही है ये किसके लिए चलाया गया है, वो है दिव्यांग एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए। ऐसे ही इसमें क्वेश्चन होंगे जिन्हें या तो भविष्य में पूछा जाने की संभावना है, या वो पहले से क्या है आपके पूछे जा चुके हैं, यानी भूतकाल में पूछे जा चुके हैं, यानी पास्ट में। तो देखते हैं निम्न में से सुगम भारत अभियान का कौन सा उद्देश्य नहीं है। मैंने आपको सारे उद्देश्य कराए हैं, तो इसमें से पूछा है कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो इसमें से जो उद्देश्य है वो ये नहीं है कि मासिक पेंशन देना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका विकलांग जन अधिकार अधिनियम का पारित हुआ। तो जो विकलांग जन अधिकार अधिनियम है वो हमारा 1995 में पारित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, यानी नेक्स्ट हमारा क्या है, टॉपिकों पे चलते हैं। सुगम्य भारत अभियान का लक्ष्य है। तो जो सुगम भारत अभियान है उसका लक्ष्य, मैंने तीनों ही थे उसके लक्ष्य। तो आपको क्या करना है, उपयुक्त सभी, यानी हमें हर जगह क्या करना है, अपने दिव्यांगजनों के लिए सुगमता करनी है। तो आप देख ही पा रहे हैं कि सीढ़ियों की बगल में ही आपको क्या मिलता है, आपको पता ही है, पैदल जो चलने में सक्षम नहीं है, जो पैर उठाने में सक्षम नहीं है, वो क्या करें कि उस ढलान के जरिए आगे जा सकें। ये सब जगह मिलता है सीढ़ियों के साथ। तो ये सुगम भारत अभियान की ही पहल है जो आपको नज़र आती है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 1995 कब संशोधन किया गया, तो इसमें कब संशोधन किया गया है, तो वो हमारा संशोधन है इसमें 2016।
2016 में क्या हुआ, 1995 वाले अधिनियम में संशोधन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। विकलांग बच्चों के लिए डॉट 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 वर्ष एक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो मैंने जब आपको भी कराया था तब कहा था याद रखना क्या है अधिकार, कितनी वर्ष तक है, तो वो हमारा 6 से 18 तक। ये किनका है, सामान्य का है। सामान्य को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार या प्रावधान क्या है, 6 से 14 वर्ष तक। याद रखना कि अगर इनके प्रावधानों की बात की जाए तो ये दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी आयु, 6 से 14 वर्ष और 6 से 18 वर्ष। ये जो हमारा 6 से 14 वर्ष की आयु है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, अगर इसके बारे में कुछ भी है तो वो हमारा है आपका 51 का एम है। यानी आपके जो नागरिक के अधिकार वो थे, आपके जो कर्तव्य थे 10, उनको जगह 11 कर दिया गया, तो 11 वो शिक्षा से संबंधित है, याद रखना। जिसमें शिक्षा का जो निःशुल्क अनिवार्य जो है वो बच्चे को दिलाना उसके पेरेंट्स की जिम्मेदारी कर दी गई है। सरकारी प्रतिष्ठानों एवं विकलांग दिव्यांगों व्यक्तियों के लिए आरक्षण 3% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत तक कर दिया गया है, तो 3% से बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, 4% कर दिया गया है। जो कि शिक्षा की जिम्मेदारी किसको दे दी गई है, 6 से 14 और 6 से 18 तक बच्चों के उसी संबंधित उस राज्य के तथा उनके माता पिता अभिभावकों की जिम्मेदारी है। ये बताता है नागरिक कर्तव्य। CWSN का पूर्ण रूप क्या है, ये आपने देखा ही था। तो इसमें क्या है कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है आपको नज़दीकी मिल रही है, मगर यहाँ पे क्या विदाउट स्पेशल नीड, जबकि ऐसा नहीं है। CWSN का मतलब है, एस का मतलब है स्पेशल नीड। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इस वीडियो के कई पार्टों में इसको बांटा जाएगा, तो आप क्या करें कि इसके सारे पार्टों को देखें। दिशा की बात करें तो मैंने क्या कहा था, ये डायरेक्शन प्रदान करती है। बालकालीन हस्तक्षेप और स्कूली तैयारी योजनाएं किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है कि इसमें दिशा योजना में हमने कितने साल के बच्चों को लिया था, तो वो हमारा राइट आंसर बी, यानी 0 से 10 वर्ष तक के बालकों को लिया जाएगा इसमें दिशा योजना में, यानी उनको डायरेक्शन प्रदान की जाएगी। विकास योजना संबंधित है, तो विकास योजना भी हम पढ़ चुके हैं, यानी हमने जो पढ़ा है उससे ही रिलेटेड टॉपिकों को क्वेश्चनों को करा रहे हैं, जिससे समझ में आए कि उस पर क्वेश्चन किस तरह बनेंगे। विकलांग बच्चों के लिए जो विकास योजना है वो किसके लिए है, विकलांग बच्चों के लिए। अनाथों एवं लावारिस संकटग्रस्त परिवारों और BPL तथा LIG परिवारों से आने वाले विकलांगजनों और ऐसे निराश्रितों को राहतकारी देखभाल उपलब्ध कराने की योजना है। तो आपको याद है कि क्या है वो योजना, समर्थ योजना, क्योंकि आप याद रखना ये क्या कर रही है, समर्थ बना रही है। तो समर्थ योजना में हम क्या देखेंगे, हम BPL और IPL परिवारों को भी देंगे। यही इसकी ट्रिक है याद रखने की, यही इसमें कुछ अलग है कि BPL और LIG परिवारों को भी शामिल किया जाएगा समर्थ योजना में, वहाँ के भी दिव्यांगों को। नेक्स्ट देखते हैं घरौंदा योजना। मैंने क्या कहा था, घर में किसको रखा जाएगा, वयस्कों को, तो ये किसके लिए है, वयस्कों के लिए। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य आपको पता ही है कि क्या है यहाँ पे, कि हमने पढ़ा था कि ये क्या करेगी, आवासीय सुविधा, आजीवन आवास की सुविधा उपलब्ध कराएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसमें क्या है कि ये क्या करती है, आवासीय सुविधा उपलब्ध कराती है। घरौंदा योजना की बात करें तो ये योजना का उद्देश्य स्वपरायण प्रमस्तिष्क घात, और ये क्या है, इसमें याद रखना है कि आजीवन आवास की सुविधा के साथ साथ प्रोफेशनल डॉक्टर सुविधा भी उपलब्ध, यानी जिस चीज़ की आवश्यकता है वो उपलब्ध कराएगी। आजीवन सुविधा यानी याद रखना आजीवन आवास है, जब तक व्यक्ति जीवन रहेगा उसका तब तक उस पर आवास रहेगा। तो हमें क्या राइट आंसर है इसका, तो याद रखना कि जब तक उसका जीवन रहेगा तब तक उस पर सुविधाएं रहेंगी, यानी जीवन रहता है तो बिना सुविधाओं के उसे व्यतीत करना मुश्किल है। तो आजीवन आवास है, ये जरूर याद रखना।
आजीवन आवास की सुविधा उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। निरामय संबंधित है, तो निरामय है स्वास्थ्य बीमा योजना से, यानी ये क्या करती है, उनके स्वास्थ्य का बीमा करती है आपके दिव्यांग विद्यार्थियों का या दिव्यांगजनों का। ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, मंद बुद्धि तथा एकाधिक विकलांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए पाठ्यक्रमों को उपलब्ध कराने से संबंधित योजना है। तो आपका वो योजना है ज्ञान प्रभा। ये क्या करती है कि पाठ्यक्रम से संबंधित क्या करती है, आपको उपलब्ध कराती है। तो वो हमारी योजना है ज्ञान प्रभा। नेक्स्ट चलते बढ़ते कदम संबंधित हैं, तो बढ़ते कदम संबंधित कैसे हैं, जागरूकता तथा समुदाय से मेलजोल बढ़ाना। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम में समाहित 4 प्रकार की विकलांगताएं हैं, तो 4 प्रकार की विकलांगताएं क्या हैं, वो ये उपयुक्त सभी हैं। इसमें 3 दी हैं, तीनों ही हैं। मानसिक मंदता है, तो मस्तिष्क का घात है, यानी इसमें मस्तिष्क का घात जुड़ा हुआ है, पाव लगा दिया, याद रखना। स्वपरायणता है। तो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ, और याद रखना कि चौथी कौन सी है, वो है हमारी बहुविकलांगता ग्रसित। क्या करना है कि हम विगत वर्षों के इसी तरह के क्वेश्चन भी लेते जाएंगे, टॉपिक भी लेते जाएंगे तथा ऐसे क्वेश्चनों को मिलेगी जिनके आने की प्रबल संभावना है। राष्ट्रीय न्यास एवं सांविधिक निकाय है, क्या है ये, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन। अभी हमने देखा ही था ये किसके अधीन है, तो वह है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन है। संभव योजना संबंधित है, तो संभव योजना क्या है, सहायक सामग्री और सहायता उपकरण से है संभव योजना। निराश्रित विकलांगजनों के भरण पोषण हेतु अनुदान यानी दिव्यांग पेंशन योजना प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो वो न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, 18 वर्ष है। थोड़ा कुछ और महत्वपूर्ण देख लेते हैं। दिव्यांगता से संबंधित पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। अब हम वो क्वेश्चन देखते हैं जो परीक्षाओं में रिपीटेड होते रहते हैं या परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है, पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई, ये किसके सूचक हैं, तो ये किसके सूचक हैं, आप सब जानते हैं कि ये हमारे जो सूचक बनेंगे वो किसके बनेंगे, वो है मानसिक क्षति वाले विद्यार्थियों के, ना होकर क्या हो जाएंगे, ये अधगम अशक्तता वाले विद्यार्थियों के। ये आपका क्वेश्चन किस में आ चुका है, ये सीटेट का प्रश्न है, याद रखना 6 to 8 वाला। तो अब नेक्स्ट पर चलते हैं हम और देखते हैं कि क्या क्या है। तो युवा अधिगम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युवा अधिगमकर्ताओं में निम्न में से कौन पढ़ने में कठिनाई का द्योतक नहीं है, इसने पूछा नहीं है, ये याद रखना कि क्या पूछा जा रहा है, कठिनाई का द्योतक नहीं है। तो ये आपका जो राइट आंसर रहेगा वो ये रहेगा, शब्द एवं विचारों को समझने में कठिनाई। तो ये क्या है, कठिनाई का द्योतक नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। अधिगम योग्यताओं वाले बालकों में प्रक्रमण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है, तो जो प्रक्रमण संबंधी जो कमी है ये राजस्थान के रीट में पूछा गया है। तो आपको याद रखना, वो संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में, समय एवं दिशा की समझ में, ये क्या होता है, इनमें कमी पाई जाती है अधिगम योग्यताओं वाले विद्यार्थियों के प्रक्रमण में संबंधी में। जब वो पढ़ते हैं तो इस चीज़ की उनके अंदर कमी पाई जाती है। अधिगम निर्योग्य का लक्षण है, तो वो लक्षण आपका क्या है कि वो अशांत, इसमें आपका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा अवधान संबंधी वाद एवं विकार। उनको अटेंशन नहीं होती, अटेंशन के टाइम पर क्या होता है, किसी न किसी तरह उनकी अटेंशन जो है वो हट जाती है, यानी अवधान संबंधी बाधा। नेक्स्ट पे चलते हैं।
अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए, क्योंकि यहाँ दिव्यांगता से रिलेटेड कोई भी टॉपिक, कोई भी मैटर और कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो विगत वर्षों में पूछा गया है। अधिगम अक्षमताएँ, अधिगम अक्षमताएँ क्या है? पठन अक्षमता पर्याय पर्याय है। सामान्य या अधिक बुद्धि लब्धांग वाले बच्चों में भी पाई जाती हैं। जो अधिगम अक्षमताएँ हैं वो किस में पाई जाती हैं? सामान्य या अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्योंकि दो बार आ चुका है, आप देख ही पा रहे हैं। DSSB में भी आ चुका है, आपका CTET में भी आ चुका है। अधिगम निर्योग्यताएँ। अब बात करते हैं अधिगम निर्योग्यताएँ। तो ये क्या है? एक स्थिर अवस्था है, यानी निर्योग्यता क्या है? अपने आप में एक स्थिर अवस्था है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सी अशक्तता वाले बच्चे एक बच्चे की एक विशेषता है? तो उन बच्चों की एक विशेषता क्या है आपको बताइए। इसमें क्या है? धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई है। ये आपका CTET का बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है। देखो आया है कि ये CTET में ही, क्योंकि उसमें कहा जाता है पलटा भी मतलब होता है, जैसे आपने कहा दो कितने होते हैं? 4। आपने कहा दिया 4 में से 2 प्लस माइनस 2 कर दो तो कितने बचे? ये पलटा भी है, यानी आपने उसको चीज़ वही पूछ रहे हैं मगर पलट दिया, तो पूछा जाता है पलटा भी नहीं बता पाते बच्चे। तो जिसमें आपकी 4 अवस्थाएं दी गई हैं आपकी कॉलवर की, उसमें पूछा जाता है कि पलटावी में के बारे में। तो वो आप हमारे CTET के साइकोलॉजी की वीडियो में देख सकते हैं। पलटावी को बहुत अच्छे से समझाएगा, हर बार ये क्वेश्चन बनता है। तो अशक्तता वाले बच्चों की एक विशेषता है, तो वो क्या विशेषता है? उनकी धारा प्रवाह पढ़ने में तथा शब्दों पर पलट कर जाने में उन्हें कठिनाई होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक में हम इसी टॉपिक से, अगली वीडियो में हम इसी टॉपिक के बहुत सारे और पॉइंटों को लाएंगे तथा और बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चनों को लाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अगर आप दिव्यांगता से रिलेटेड मैटर पढ़ना चाहते हैं और कहीं पर भी अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अभी तक के लिए बस धन्यवाद। आगे इसी टॉपिक पर और भी मैटर के साथ हम लेकर आएंगे। धन्यवाद।